नमस्कार साथियों। हम लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो कल चीज़ों को पढ़ रहे थे वो कल हम लोगों ने बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा। जैसे हम लोगों ने समय की शुरुआत से देखा था, जो प्रारंभिक समाज था हम लोगों का, वह उसमें हम लोगों ने बहुत चीज़ों को देखा कि भाई मानव कब आए धरातल पे, मानव कैसे आए, मानव कब आए कैसे आए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने यह देखा कि प्राणियों का प्रादुर्भाव लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, 56 वर्तमान से 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। और 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम मानव कहते हैं। और ये जो मानव हैं उनको मानव कहा जाता है। और ये बाद में इनके कई रूप बदले, फिर बाद में ये लुप्त भी हो गए। और आज के मानव को हम लोग आधुनिक मानव कहते हैं, आधुनिक मानव कहा जाता है। मानव का क्रम हमेशा चेंज होता रहा। मानव का जो विकास क्रम है वह विकास एक क्रमिक रूप से विकास हुआ। मतलब सबसे पहले मानव जो थे वे वानर की तरह थे और वानर या लंगूर जो थे, चिंपैंजी, उसी से हम लोगों का विकास हुआ धीरे धीरे क्रमिक रूप से। पहले जो आप लोगों ने देखा कि पहले विद्वानों में मतैक्य भी था, पहले विद्वानों में मतैक्य था और लोग पहले शिकार करके या फिर बीजों को बीन करके चुन करके अपना पेट भरा करते थे। और यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही। बाद में जो है सो जीवाश्म, पत्थर के औजारों, गुफाओं के चित्रकारियों से जो भी अवशेष मिलते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आप देख रहे हैं कि मानव का विकास जब क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजाति के जीवाश्मों से मिलते हैं जो अब वर्तमान में लुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अब वे लुप्त हो चुके हैं। बेटा देखो, यहाँ पर इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि मानव के जो प्रारंभिक जो उनका रहन सहन था वह कुछ अजीब तरह का था। जैसा आप आज देखते हो, आज हम लोग जिस तरीके से घर बना के रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, है ना, हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग एक आदिम मानव की तरह रहा करते थे, उनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं था। लेकिन वे धीरे धीरे क्रमिक रूप से वे बोलने लगे, आपस में बातचीत करने लगे, एक समाज बना करके रहना प्रारंभ किए। तो ये बहुत ही क्रमिक रूप से विकास उनका प्रारंभ होता है। बहुत पहले समय तक तो जब 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम ऐसी खोज किया गया था इनके जीवाश्मों के बारे में, और इसमें जो जीवाश्म मिले, उन जीवाश्म मिले लेकिन वे आदि मानव के जीवाश्म हैं। जीवाश्म मतलब क्या होता है? जो जीवों के अंश, मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी जब मर जाते हैं तो जब लंबे समय तक जब वे धरातल में दबे रह जाते हैं तो उनके अवशेष मिलते हैं। उन अवशेषों को अध्ययन करके, काल निर्धारण करके यह निकाला जाता है समय कि वे कितने साल पुराने हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर एक बात को समझने की आवश्यकता यह है कि जब विद्वानों में मतैक्य था कि जो भी जीवाश्म मिले, क्या वे आदि मानव के हैं, क्या वे पहले के जो मानव हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, क्या वे उन्हीं के अवशेष हैं, इसके बारे में लोगों में विभेद था। यह विभेद विद्वानों का थोड़ा सा और पुख्ता हो गया जब बाइबिल के बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट में एक लिखा हुआ धारणा था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया है। किसे बनाया है? मनुष्यों को भी बनाया है। तो यह विचार जब आया तो विद्वान मानने को तैयार नहीं थे कि जो भी अवशेष मिले, क्या वे आदि मानव के अवशेष हैं, क्या वे किसके अवशेष हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस ग्राफ में कि यहाँ पर परिवर्तन धीरे धीरे ही हुआ। और मानव का क्रमिक विकास में एक युगांतकारी परिवर्तन तब आया जब मैं 24 अक्टूबर 1859 को 24 नवंबर 1859 को 1859 ईस्वी को घटी, जब मनुष्य के उत्पत्ति के विषय में, किसके बारे में बच्चा? मनुष्य के उत्पत्ति के विषय में एक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था उनका? चार्ल्स डार्विन उनका नाम था। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक का नाम था ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या नाम था? ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उन्होंने बताया कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में उन्होंने बताने का काम किया कि भाई देखिए, उन्होंने दलील दिया कि मानव
बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर के वर्तमान में आया है। मतलब इन्होंने कहा कि जो मनुष्य थे वे पहले जानवर के ही आज वर्तमान रूप हैं। पहले जानवर थे, जानवर आए, चिंपैंजी बानर आए और उन्हीं से क्रमिक रूप से विकास होते 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 परिवर्तन होता गया, है ना। वातावरण में भी परिवर्तन हो रहे थे, परिवर्तन होते होते तब आज आप आधुनिक मानव को देखने पाते हैं, जिन्हें आप होमो सैपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो सैपियंस कहते हैं, जिन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक मानव कहा जाता है। तो आज हम लोग जो हैं, हमारे पूर्वज कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन के अनुसार हमारे पूर्वज बंदर थे। कौन थे? बंदर थे, चिंपैंजी थे। उन्हीं से परिवर्तन होकर क्रमिक रूप से आज मानव के शरीर धारण हुआ है। तो मानव के विकास के क्रम को यदि हम देखें तो 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है, समय का निर्धारण किया जा सकता है। और इसी तरह से आप यह भी देखोगे इसमें कि बहुत समय तक, जैसे अफ्रीका की बात करें, सबसे पहले जीवाश्म मिले थे अफ्रीका में। कहाँ मिले? सबसे पहले जीवाश्म यदि कहीं पर मिले पूरे विश्व में तो अफ्रीका में सबसे पहले मानव के पूर्वजों का विकास हुआ था। इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म क्या कहते थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म कहा जाता था। और 56 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान से इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? ये जो नाम कठिन हैं, ये वैज्ञानिकों के द्वारा नाम दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति के जो लोग थे वे लोग 4 पैर से चलते थे। कैसे चलते थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति के जो लोग थे वे लोग 4 पैरों से चला करते थे। बच्चा, किससे चलते थे? 4 पैरों से चला करते थे। देखो, ये शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी। ऑस्ट्रल मतलब क्या होता है? लैटिन में दक्षिणी होता है, साउथ होता है। और यूनानी भाषा के शब्द पीथिकस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बानर से मिलकर बना है। तो हम यह कह सकते हैं कि मानव का जो आद्य रूप बानर के अनेक लक्षण बरकरार थे। क्योंकि यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो बानर थे, बानर का जो आद्य रूप था, उसे आज के मानवों का भी कुछ लक्षण आप जब सीक्वेंस देखेंगे, क्रमिक विकास देखेंगे, तो आपको यह दिखाई पड़ेगा। अफ्रीका में अग्नि के साक्ष्य की बात किया जाए कि अफ्रीका में अग्नि कब आया, अग्नि कब पहली बार यूज किया गया, तो अग्नि का प्रयोग, आग का प्रयोग लोगों ने 14 लाख वर्ष पूर्व पहले, वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व पहले अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं अफ्रीका में। और एक बात और आपको याद रखना चाहिए बच्चा कि प्राज्ञ मानव मतलब चिंतनशील मानव किसे कहा जाता है? तो होमो सैपियंस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चिंतनशील मानव होमो सैपियंस को कहा जाता है बच्चा, ठीक है ना। 1,95,000 वर्ष पूर्व मिले थे ये। और अफ्रीका में इसी तरह से अन्य जानवरों को भी, जो आदि मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे लोग पशुओं और कुत्तों को भी पालतू बनाना प्रारंभ कर दिए थे। किसे? पशुओं को भी और कुत्तों को भी पालतू बनाना प्रारंभ कर दिए थे वे। समझ गए? इस बात को आप और यह भी समझेंगे कि लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व यह साक्ष्य मिलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वे लोग जो पहले 4 पैरों पर चला करते थे, जो पहले घुमंतु भोटिया की तरह जीवन व्यतीत करते थे, कोई निश्चित स्थान उनका नहीं था, रहन सहन खान पान का वे संग्रह नहीं करते थे। आज हम लोग देखो भोजन का संग्रह भी करते हैं, भोजन उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने से जो बच जाता है उसका आज हम लोग संग्रह कर लेते हैं बाद में खाने के लिए। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे पहले, वे लोग संग्रह करना नहीं जानते थे। क्या करना नहीं जानते थे? वे लोग संग्रह करना नहीं जानते थे, वे संग्रह नहीं करने पाते थे। वे लोग उतना ही इकट्ठा करते थे जिससे उनका एक दिन का पेट भर जाए। तो इस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे वे नित्य निरंतर हमेशा एक खोज में थे, क्योंकि मानव प्रारंभ से ही एक खोजपूर्ण प्राणी है, हमेशा कुछ नई नई चीज़ों को खोजता रहता है। समझ गए? हम लोगों को यहाँ पर इस बात को भी समझना पड़ेगा कि
अब आप देखोगे कि जो होमिनाइड और होमिनिडो, एक अंतर बहुत स्पष्ट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि जो होमिनिड मानव था, कौन थे? जो होमिनिड मानव थे साथियों, उन लोगों में कुछ परिवर्तन होता चला गया। आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रारंभ में लगभग, आप जब देखते हो प्रारंभ में बच्चा, कि प्रारंभ में कुछ परिवर्तन धीरे धीरे ही हुए थे, अचानक परिवर्तन नहीं हुए। जैसे आप देख रहे हो कि सबसे पहले 200 लगभग 240 लाख वर्ष पूर्व पहले, कब कब की बात है? लगभग 240 लाख पूर्व पहले जो है क्या थे? तो प्राइमेट श्रेणी के एक उपसमूह हुआ। क्या हुआ? एक प्राइमेट श्रेणी के उपसमूह विकसित हुआ था, उत्पन्न हुआ था। समझ गए? तो प्राइमेट श्रेणी के एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहा जाता है। क्या बोलते थे इसे? होमिनाइड कहते थे। इन सब पॉइंटों को आप नोट करते चलेंगे बच्चा। क्या करेंगे? नोट करते चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग हमेशा नित्य निरंतर एक नवीन चीज़ों का खोज कर ही रहे थे, और खोज करते करते इन लोगों में हमेशा नवीन चीज़ों की खोज करते रह गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग 240 लाख वर्ष पहले, कब की बात है? 240 लाख वर्ष पहले मानव जो थे प्राइमेट श्रेणी के एक उपसमूह उत्पन्न हुए थे। क्या उत्पन्न हुए थे? तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्राइमेट श्रेणी के उपसमूह उत्पन्न हुए थे, जिसे क्या कहा जाता था? तो इन लोगों को होमोनाइड कहा जाता था। क्या बोलते थे इन लोगों को? होमोनाइड कहा जाता था। इन लोगों को बच्चा क्या कहते थे? होमोनाइड कहा जाता था। इस उपसमूह में बानर आते थे। क्या आते थे? इस उपसमूह में साथियों बानर आते थे, और बानर के साथ साथ लंगूर भी शामिल थे इसमें। कौन थे? बानर के साथ साथ इसमें लंगूर भी शामिल थे। तो इस बात को याद रखना कि 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी के एक उपसमूह उत्पन्न हुआ था। समझ गए? एक प्रजाति आई थी, और उस प्रजाति को क्या कहा जाता है? होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में होमिनाइड में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें बानर या लंगूर शामिल होते हैं। समझ गए? फिर समय बीतता गया, समय परिवर्तन होते चले गए, और लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर देखो दो शब्द है। एक शब्द आपने देखा कि होमिनाइड, और एक शब्द आपने देखा होमिनिड। एक शब्द क्या देखा आपने? होमिनाइड एक शब्द को देखा, और एक शब्द आपका यहाँ पर होमिनिड दिया हुआ है बच्चा। क्या दिया हुआ है? एक वर्ड यहाँ पर देखो होमिनिड दिया हुआ है। इन दो वर्ड को आपको समझना है, होमिनाइड, होमिनिड, है ना। यहाँ पर क्या है? होमिनाइड है, और यहाँ पर आपका क्या है? होमिनिड है साथियों। तो इन दोनों में डिफरेंट को भी हम देखेंगे, इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इन अंतर को समझना और जानना। तो देखो, जो होमिनाइड थे प्रजाति के लोग, उनका जो मस्तिष्क था वह छोटा होता था। इनका मस्तिष्क कैसा होता था? छोटा होता था बच्चा। होमिनाइडों का मस्तिष्क कैसा होता था? छोटा होता था। और बंदर के बड़े पूंछ नहीं होते थे, और ये बंदर से बड़े भी होते थे। क्या होते थे? होमिनाइड प्रजाति के जो लोग थे, होमिनाइड प्रजाति के जो लोग थे बच्चे, ये होमिनाइड प्रजाति के लोग बंदर से बड़े हुआ करते थे, और इनका जो पूंछ भी नहीं होता था। इनके पूंछ उस समय नहीं हुआ करते थे। ये औजार नहीं बना सकते थे, ये पत्थर के औजार नहीं बना सकते थे। आप अपनी जब किताबों को देख रहे होंगे तो कई सारे औजार पत्थर के दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि उस समय लोग धातु का प्रयोग करना नहीं सीखे थे। उन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। वे लोग पशुओं को मारने के लिए, अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए वे लोग जानवरों को मारते थे। इसके लिए वे लोग क्या बनाए थे? इसके लिए वे लोग पत्थर के औजार बनाए थे। और पत्थर के औजार प्रारंभिक समय में नुकीले नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं होते थे? नुकीले नहीं हुआ करते थे। उस समय के औजार जो थे, प्रारंभिक समय में जो पत्थर के औजार थे, वे मोटा हुआ करता था, और वे जानवरों को मारने में, है ना, बहुत चीज़ों को इकट्ठे करने में यूज़ किया करते थे। समझ गए?
उसके बाद होमिनाइड के बारे में तो आपने समझा कि होमिनाइड किसे कहते हैं, तो एक प्राइमेट श्रेणी के उपसमूह उत्पन्न हुआ था 240 लाख वर्ष पहले। प्राइमेट मतलब होता है स्तन प्राणियों। देखो यहाँ पर लिखा गया है आपके बुक में स्पष्ट शब्दों में बच्चा, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि प्राइमेट, प्राइमेट क्या होता है भाई, तो प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों का एक बड़ा समूह के अंतर्गत उपसमूह है। प्राइमेट क्या है, स्तनपायी मतलब स्तनधारी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। इस प्राइमेट उपसमूह में बानर भी आते हैं, लंगूर भी आते हैं और मानव भी को भी शामिल किया जाता है। तो प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों में कौन कौन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर तुरंत बताओगे कि इसमें बानर आते हैं। कौन आते हैं बच्चा, इसमें बानर आते हैं, लंगूर आते हैं और मानवों को भी शामिल किया जाता है। समझ गए। उनके शरीर पर बाल हुआ करते थे। क्या होते थे, उनके शरीर पर बाल हुआ करते थे। तो होमिनाइड के बारे में आपने समझा, लेकिन अब आप देखने जा रहे हैं होमिनिड के बारे में। किसके बारे में, अब आप होमिनिड के बारे में समझेंगे कि होमिनिड कौन थे, वे किस प्रकार के थे प्राणी, वे कैसे रहा करते थे, उनकी स्थिति कैसी थी। देखो होमिनाइडों की तुलना में, नोट करते चलना बच्चा, ध्यान से समझते चलना, नोट करना कॉपी में, क्योंकि कॉपी पे यदि आप नहीं रखोगे, महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट नहीं करोगे, तो बाद में समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छे तरीके से यदि आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको समझना है, अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है, तो इन सब तथ्यों को समझना और जानना अति आवश्यक है। तो होमिनाइड के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन होमिनिडों के बारे में आपने अब तक नहीं समझा। होमिनिड जो थे, होमोनिड जो थे, होमोनिड बड़ा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, होमिनाइडों की तुलना में जो होमिनाइडों की तुलना में जो होमिनिडो थे, ये क्या थे, तो होमिनाइड की तुलना में होमिनाइड की तुलना में ये जो होमिनाइड यहाँ पर आप देख रहे हो कि होमिनाइड की तुलना में जो होमिनिड थे ये बड़े हुआ करते थे, है ना। और होमिनाइड 4 पैरों से चलते थे, जबकि होमिनिड 2 पैरों से चलते थे। होमिनिड कैसे चलते थे, 2 पैरों से चला करते थे। होमिनिड औजार बना सकते थे, औजारों को अपने हाथों से सशक्त पकड़ सकते थे। उनके हाथ ऐसे विकसित हो गए थे कि वे अपने हाथों को पकड़ सकते थे, औजारों को हाथों से, और वे उन औजारों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, वे इन औजारों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। देखिए मस्तिष्क का जो आकार था इनका बड़ा था। होमिनाइडों की तुलना में होमिनिडों का जो मस्तिष्क था वह बड़ा था। क्या था, आकार में बड़ा था। और ये 2 पैरों पे चला करते थे। कैसे चलते थे, 2 पैरों पे चला करते थे। समझ गए। होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ। होमिनिडों का उद्भव कहाँ पे हुआ था बच्चा, अफ्रीका में हुआ था। इस बात को याद रखना कि होमिनिडों का उद्भव कहाँ पर हुआ था, होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीकी बानरों का समूह, देखो अफ्रीकी बानरों का जो समूह था होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अफ्रीका में बानर प्रजाति जब आई तो उसमें जो होमिनिड की विशेषता आपने सुना और पढ़ा कि जो 2 पैरों से चलते थे, औजार बना सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे, मस्तिष्क का आकार इनका बड़ा था, ये सीधे खड़े होकर चल सकते थे। ये होमिनिड की विशेषताएं हैं। होमिनाइडों के बारे में भी आपने विशेषता देखा कि जो 4 पैरों से चलते थे, वे औजारों को पकड़ नहीं सकते थे, इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनके सर के आकार जो छोटा था, ये बंदर से बड़े होते थे, पूंछ इनके नहीं होते थे। तो इस बात को भी नोट कर लेना कि जो होमिनिडों का उद्भव हुआ वह अफ्रीका में हुआ। अफ्रीकी बानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, मिलता जुलता है। अफ्रीका से बाहर जो जीवाश्म पाए गए, जीवों के अंश जो अफ्रीका से बाहर पाए गए हैं, वे लगभग 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। कितने पुराने नहीं हैं, 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने वे नहीं हैं। आप देखो
कैसे विकास हुआ, उनका विकास के बारे में भी हम आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनका विकास हुआ था। ये विकास के बारे में भी आप समझोगे कि कैसे उनका विकास हुआ बच्चा, तो आप समझ जाओगे। जैसे आप यहाँ पर देखो, ग्राफ में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो, ये पहला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सीक्वेंस में आप देखने की कोशिश करो कि किस तरीके से परिवर्तन होता चला गया धीरे धीरे। पहले जो मानव की खोपड़ी है, आप देख रहे हो यहाँ पर, इस खोपड़ी को देखो, क को देखो, क जो खोपड़ी है यह एक बानर की है। किसकी है? यह एक बानर की है। इसका देखो जबड़ा बड़ा है। जो पहला बानर जो आप देख रहे हो, पहला जो जबड़ा देख रहे हो, इसमें आप यहाँ पर देखने पा रहे हो कि इनका जबड़ा क्या है बच्चा? इनका जबड़ा थोड़ा सा बड़ा होता था। इनके दांत नुकीले हुआ करते थे। क्या होते थे? इनके दांत नुकीले हुआ करते थे। मस्तिष्क छोटा इनका हुआ करता था। क्या था? मस्तिष्क का आकार इनका छोटा था। समझ गए? अब ख को देखो, तो ख जो आपका है दूसरा, सेकेंड जो मस्तिष्क आप देख रहे हो यहाँ पर, ख, इनका मस्तिष्क देखो तो क की अपेक्षा इनका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा है। क की अपेक्षा ख का मस्तिष्क जो है थोड़ा बड़ा है, और इनके दांत क की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, लेकिन बड़े दांत इनके भी हैं। ख वाले जो मस्तिष्क है ये किस प्रजाति के नाम का है? इन प्रजाति का नाम क्या है? किस प्रजाति की यह खोपड़ी है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति का यह खोपड़ी है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मतलब होता है कि ये लोग कैसे चला करते थे? तो ये लोग जो है कैसे चलते थे? तो आपको मैंने बता दिया कि ये लोग रहन सहन इनका व्यवस्थित नहीं था। ग देखोगे, ग पे आओ कि ग क्या कहता है। ग खोपड़ी देखो तो क और ख की अपेक्षा, क का मस्तिष्क और ख का मस्तिष्क की अपेक्षा ग का मस्तिष्क बड़ा है। ग का मस्तिष्क क्या है? थोड़ा बड़ा है। और जो ग का मस्तिष्क आप देख रहे हो, इनका मस्तिष्क क्या है? इनका मस्तिष्क जो है थोड़ा बड़ा है। क और ख की अपेक्षा ग का मस्तिष्क क्या है? बड़ा है थोड़ा सा। तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हो कि ग का मस्तिष्क थोड़ा सा बड़ा हुए, इनका दांत छोटा है। क और ख की अपेक्षा ग वाले मस्तिष्क का जो खोपड़ी का जो वो है, खोपड़ी का जो दांत है वह छोटा है, और लेकिन इनका सर बड़ा है। और एक ग वाले में कौन आते थे, कौन शामिल होते थे? तो ग वाले को कहा गया है ना होमो इरेक्टस। क्या कहा गया? ग वाले को होमो इरेक्टस कहा गया इन्हें। इस बात को भी नोट कर लेना। ग वाली जो है इन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। ये सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की तरह है ना। होमो इरेक्टस कौन थे? ये किस प्रजाति के थे? ये वे प्रजाति के थे जो सीधे खड़े होकर चला करते थे। होमो इरेक्टस कैसे चलते थे? सीधे खड़े होकर चलते थे। इनके दांत छोटे थे। इनका खोपड़ी का जो मस्तिष्क था वो बड़ा था क और ख की अपेक्षा। अब हम बात करेंगे खोपड़ी घ का। खोपड़ी घ जो है वह होमो सैपियंस का था। खोपड़ी घ किसका था? खोपड़ी घ जो है यह होमो सैपियंस का है, मतलब चिंतनशील मानव का है। आज जो आप मानव देखते हो, जैसे हम लोगों का, जैसे आज के लोगों का खोपड़ी है, मरे हुए लोगों का खोपड़ी देखे हो, कंकाल देखे हो, तो मरे हुए लोगों का, आज के मरे हुए लोगों का जो दफना दिए जाते हैं, उनका यदि आप खोपड़ी देखोगे तो उनका खोपड़ी घ के समान मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है? घ के समान मिलता जुलता है। घ का देखो खोपड़ी भी बड़ा है और दांत भी छोटा है। ये चिंतनशील थे, ये होमो सैपियंस प्रजाति के थे। घ वाले किस प्रजाति के थे? होमो सैपियंस प्रजाति के थे बेटा। घ वाले जो हैं ये, इनका रहन सहन कुछ अलग था। ये दो पैरों पे चला करते थे, चिंतनशील थे, इकट्ठा किया करते थे, अपनी उत्पादित किए गए चीज़ों को इकट्ठा करना ये प्रारंभ कर दिए थे। होमोसेपियंस ही आज का आधुनिक मानव है, जो चिंतनशील है, जो ज्ञानवान है, जो अपनी जीवन को आसान बनाने के लिए तरह तरह की चीज़ों की खोज करता है, आविष्कार करता है और कर रहा है। और इसीलिए क्रमिक विकास इनका देखा जा सकता है।
आओ तो ये आप देखें कि क्रमिक रूप से कैसे इनका विकास हुआ। पहले देखें आप खोपड़ी क जो बानर की है, खोपड़ी जो लंबा है, दांत बड़ा है। ख आपने देखा ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति का है, खोपड़ी ख जो ख खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का है, इनके भी दांत बड़े हैं। ग का देखो खोपड़ी ग का, ये होमो इरेक्टस प्रजाति के हैं, इनकी खोपड़ी क और ख की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है और दांत छोटा है। अब घ का देखो, घ खोपड़ी को देखेंगे तो ये होमो सेपियंस प्रजाति का है, इनका खोपड़ी बड़ा है और दांत छोटा है। भूवैज्ञानिकों ने, मतलब पुरातत्व विभाग के जो उत्खनन करने वाले हैं, जो खोज करते हैं इन सब चीज़ों का, पुराने अवशेषों का, उन लोगों ने यह जानकारी इकट्ठा किया कि भाई जिनके मस्तिष्क खोपड़ी बड़े होते हैं उनमें समझ बूझ ज़्यादा होता है, वे किसी काम को समझ बूझ करके करते हैं। जिनकी खोपड़ी बड़ी होती है वे समझ बूझ करके करते हैं। और इन दांत इनका छोटा है, घ वाले का, होमोसेपियंस का दांत छोटा है। इसका कारण था खान पान पर निर्भर। समय आते आते खान पान में परिवर्तन होता गया। जैसे पहले लोग मांस खाते थे तो दांत उनके लिए बड़ा चाहिए, दांत बड़ा होता था। उसके बाद लोग बीजों को बो करके अनाज वगैरह उत्पादन करने लगे, धीरे धीरे उनके दांत छोटे होते चले गए। तो ये आपके परिवर्तन हुआ एक समाज में। आइए अब हम सब एक और परिवर्तन को देखते हैं, हाथ को। हाथ का क्रमिक विकास किस रूप में हुआ? तो देखो, जो पहले हाथ आप दिखाई पड़ रहा है, क वाला हाथ देखो। क जो हाथ है बच्चा, इसको आप देखो। क वाला जो हाथ है, एक पत्थर पकड़ा हुआ है हाथ में, स्टोन पकड़ा हुआ है एक ठे, लेकिन ये सही से पत्थर को नहीं पकड़ने पा रहा है। क जो है आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, मतलब इनका पकड़ कम है, इनका पकड़ छोटा है। ये पत्थर को सही से पकड़ने नहीं पा रहे हैं इनकी हाथें। जो प्रारंभिक मानव का था, जो चिंपैंजी का था, लेकिन समय बीतता गया और ख को देखो। ख वाले जो लोग हैं, ख प्रजाति के लोग, इनका हाथ देखो तो पहले की अपेक्षा इनकी पकड़ थोड़ा ज़्यादा है। पहले की अपेक्षा इनकी पकड़ थोड़ा हाथ का ज़्यादा है। इनके हाथ परिवर्तित हो गए। तो कैसे धीरे धीरे हाथ परिवर्तन हुआ? क वाले के देखो, ये पत्थर को पकड़ने नहीं पा रहे हैं, ये नहीं पकड़ने पाते थे। इनके हाथ वगैरह पे देखो सब बाल था, लेकिन ख वाले को देखो हाथों पे बाल कम थे, लेकिन ये पत्थर को सही तरीके से पकड़ सकते थे। लेकिन अब इससे भी सशक्त पकड़ने वाले ये होमिनिड, ख जो आप हाथ देख रहे हो, ख जो प्रजाति का हाथ देख रहे हो, यह होमिनिडों का है, जो 2 पैरों पे चला करते थे, उनका यह हाथ है, जिनकी सख्त पकड़ है, थोड़ी सी दुरुस्त भी है और सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है ख वाले का। लेकिन ग वाले का हाथ को देखोगे, ग वाला हाथ देखो, ग वाला हाथ जो आप देखोगे तो इनकी जो हाथ का आप जब देखोगे तो ग वाले हाथ देखो, इनका हाथ का देखो प्रकार कैसा है, ये पत्थर को बहुत सशक्त तरीके से पकड़े हुए हैं। ग वाले देख रहे हो, हाथ अच्छे से पत्थर को अच्छे तरीके से पकड़े हैं, हाथ पे बाल भी नहीं है और ये अच्छे तरीके से पकड़ करके चीज़ों को ले भी रहे हैं। तो ये किसका दिखाता है? तो ये आपका आधुनिक मानव का, होमोसेपियंस का है। ग वाला किसका है? होमोसेपियंस का है। समझ गए? तो अब हम एक और आपको बताने जा रहे हैं चीज़ों को। देखो, होमिनिड का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो होमिनिड थे, इनकी शाखा महत्वपूर्ण थी। होमिनिड की शाखा क्या थी? महत्वपूर्ण थी होमिनिड की शाखा। इनका शाखा कैसा था बच्चा? तो होमिनिड का शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण था। होमिनिड की जो शाखा थी बच्चे, वह बड़ा था। कैसा था? वह बड़ा था होमिनिड की शाखा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि होमिनिड की शाखा कैसी थी? तो बड़ी थी। तो इनका एक विकास हुआ। जैसे आप देखोगे कि जो होमिनिडों में 2 चीज़ें आ गए, 2 भागों में बांटा जाता है इन्हें। कितने भागों में बांटा जाता है? होमिनिडों को 2 भागों में बांटा जाता है।
जो 2 पैरों पर चलने वाले जानवर थे, इनकी श्रेणी 2 था। एक तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस था और एक कैसा था, एक होमो था। 2 भागों में बांट दिया जाता है इन्हें। एक होमोनिडों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और एक होमो, समझ गए। और होमो को 3 भागों में बांटा जाता है। होमो को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में होमो को बांटा जाता है। अपने कॉपी में एक ग्राफ बनाना, तालिका बनाना अपने कॉपी में, जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नोट करना इसे बहुत ज़रूरी है यह। तो आप देख रहे हो कि होमोनिडों की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थीं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। और होमो की 3 शाखाएं थीं, 3 परिवर्तन थे होमोनिडों के, सॉरी हाँ, होमो के 3 थे। एक होमो हैबिलस, दूसरा होमो इरेक्टस और तीसरा होमो सैपियंस। 3 परिवर्तन था। 3 परिवर्तन आप समझ रहे हो और देख रहे हो, मैं बताया हूँ आपको। इसे आप नोट कर लेना, कॉपी में नोट करते चलोगे, चीज़ें समझ में आती चलेंगी। तो ग्राफ बनाना अपने कॉपी में, होमोनिडों की 2 शाखा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, लिखो अपने कॉपी में। होमोनिडों की 2 शाखा थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। और होमो की 3 शाखाएं थीं, होमो हैबिलस, हैबिलिस, होमो हैबिलिस, दूसरा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस और तीसरा होमो सैपियंस। तीसरा क्या था? होमो सैपियंस। तो होमो हैबिलस जो थे औजार बनाते थे, होमो हैबिलस औजार बनाते थे। इनके जीवाश्म, इनके जीवों के अंश कहाँ मिले? होमो हैबिलस प्रजाति के लोग औजार बनाने वाले थे। और इनके अवशेष कहाँ पर मिले? तो इनके अवशेष मिले बच्चों, कहाँ पर इनके अवशेष पाए गए थे? इनका अवशेष मिला था इथोपिया में, मिला था तंजानिया में, मिला था। इथोपिया और तंजानिया देश है यूरोप अफ्रीका का, वहाँ पर मिला था। दूसरे प्रजाति है होमो का, दूसरा प्रजाति है होमो इरेक्टस, जो सीधे खड़े होकर पैर के बल चलने वाले थे। होमो इरेक्टस के नीचे लिखो, जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे, वो होमो इरेक्टस थे। होमो इरेक्टस के जीवाश्म कहाँ मिले? तो अफ्रीका, एशिया और केन्या में मिले। कहाँ मिले? अफ्रीका, एशिया और केन्या में मिले। तीसरा जो होमो का प्रकार है वह है होमो सैपियंस का। होमो सैपियंस के नीचे लिखो, प्राज्ञ और चिंतनशील मानव, आधुनिक मानव। होमो सैपियंस जो थे ये आज के मानव हैं। इनके अवशेष भारत में भी मिले, अफ्रीका में भी मिले और विश्व के अन्य कई जगहों पर भी मिले। होमिनिड प्रजाति के जो लोग थे, पूर्वी अफ्रीका से जब वे चले तो दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका गए, दक्षिण पूर्वी एशिया गए और यूरोप में भी लगभग 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए थे। मतलब होमिनिडो प्रजाति के जो लोग थे ये कई जगहों पर धीरे धीरे बढ़ते चले गए और अफ्रीका में इनकी संख्या बाद में समाप्त हो गई थी। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जर्मनी के शहर एक हाइडलबर्ग में, आप देखोगे जब, जर्मनी का एक शहर था हाइडलबर्ग। क्या था? जर्मनी का एक शहर था हाइडलबर्ग। तो जर्मनी का एक शहर था, जर्मनी देखे हो कहाँ पे है? जर्मनी आप नहीं देखे हो कहाँ पे है? जर्मनी आपको दिखा देता हूँ कि जर्मनी देखो कहाँ पे है। जर्मनी को जब आप मैप में देखोगे बच्चों, तो जर्मनी मैप में आपको दिखाई पड़ेगा कि जर्मनी कहाँ है। ये देखो जर्मनी है आपका, यहाँ पे जर्मनी है। देखो जर्मनी में ही नियंडरथल मानव भी अस्तित्व में आए। हिंडलबर्ग, जर्मनी में क्या है? हिंडलबर्ग है। जर्मनी यहाँ पर है, यूरोप का देश है। ये देखो यहाँ पर ब्रिटेन है, या ब्रिटेन है, या फ्रांस है। यहाँ पर देखो इटली है, यहाँ पर देखो स्पेन है मैप में। इधर अटलांटिक महासागर है। और इस साइड में जब बढ़ोगे तो तुम्हारा एशिया हो जाएगा। आगे बढ़ते जाओगे तो एशिया आ जाएगा आपका, एशिया है इधर। तो जर्मनी का जो शहर था, एक हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों के जो अवशेष थे उनको कहा गया होमो हाइडलबर्गेसिस। कॉपी में नोट करना, अपने कॉपी में नोट करते चलना बच्चा।
जर्मनी में एक अवशेष मिला जो, तो जर्मनी में जो अवशेष मिला उसे क्या कहा गया, इस बात को नोट करना अपने कॉपी में। आप नोट कर रहे हो ना कॉपी में? बिल्कुल कॉपी में नोट करते चलना है, चीज़ों को समझते चलना है, तभी आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो और जान सकते हो। समझ गए? आप जब देखोगे कि जर्मनी के एक शहर जो था, जर्मनी के एक शहर में, तो जर्मनी के एक शहर में बच्चे कौन थे? तो जर्मनी के शहर में जो है हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों के जो अवशेष थे। कहाँ पर? जर्मनी में जो हाइडलबर्ग में पाए गए जो जीवों के अवशेष थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनके बारे में नाम आपको देखना है और समझना है। उनका नाम क्या था बच्चा? तो जर्मनी में, यूरोप के जर्मनी में जो पाए गए वहाँ पर उनका नाम था एक, उन्हें कहा गया हाइडलबर्गेसिस। नाम क्या दिया गया? हाइडलबर्गेसिस उनको नाम दिया गया। देखो नाम यहाँ पर दिया गया है, होमो हाइडलबर्गेसिस नाम दिया गया। जर्मनी में जो अवशेष मिले थे, होमो नियंडरथल लेंसिस, जबकि नियंडर, जर्मनी के ही नियंडर घाटी में पाए गए जो अवशेष थे, याद करना इस बात को, महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लेना अपने कॉपी में। जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जो जीवों के अवशेष थे उसे कहा गया होमो हाइडलबर्गेसिस। होमो हाइडलबर्गेसिस उसे कहा गया। जबकि नियंडर घाटी में जो अवशेष पाए गए जीवों के उसे कहा गया होमो नियंडरथलेसिस। होमो नियंडरथलेसिस श्रेणी में उन्हें रखा गया। ये जो आप देख रहे हो होमो नियंडरथलेसिस, ये आप देख रहे हो, ये नियंडर घाटी में मिले थे, जर्मनी के नियंडर घाटी में मिले थे। ये दोनों ही होमो सैपियंस प्रजाति के हैं, हाइडलबर्गेसिस भी और नियंडरथलेसिस भी, दोनों होमो प्रजाति के हैं जो आधुनिक मानव से मेल खाते हैं। यूरोप में पूछा जाए कि यूरोप में सबसे पुराने जीवाश्म किसका था, तो यूरोप में सबसे पुराने जीवों के जो अवशेष मिले हैं वो दो का ही था, होमो हाइडलबर्गेसिस का था और होमो नियंडरथलेसिस का था। ये दोनों होमो सेपियंस प्रजाति के ही लोग थे। समझ गए? नियंडरथल मानव लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, देखो आप यहाँ पर लिखा गया है नियंडरथल मानव जो थे, नियंडरथल मानव के जो अवशेष थे बच्चा, मोटे तौर पर ये बताया गया है कि जो नियंडरथल मानव थे, यहाँ पे देखो ये लिखा गया है नियंडरथल मानव जो थे मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त भी हो गए थे। क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे। लेकिन दूसरे देशों में इनके अवशेष थे, दूसरे देशों में इनके अवशेष थे। एक और घटना महत्वपूर्ण है। 25 लाख वर्ष पहले की बात अगर सोचोगे और समझोगे, 25 लाख वर्ष पहले तो ध्रुवीय हिमाच्छादन से, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या था, जैसे आप मैप जब ज्योग्राफी पढ़ते होगे तो ज्योग्राफी में आप मैप बनाते होगे। ज्योग्राफी में जब आप मैप बनाते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पर ऊपर में या नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव है, नीचे या दक्षिणी ध्रुव है। नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ऊपर में क्या है? यह उत्तरी ध्रुव है, नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है ना? ये आपका विषुवत रेखा है, एक कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। और ये ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या है? नीचे ये जो है दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव। ये बर्फ से ढका हुआ था। जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए थे तो जलवायु और वनस्पति में परिवर्तन आया। क्या है? वनस्पति जानते हो ना, पेड़ पौधों को कहा जाता है। जब बर्फ से ढक गई थी पृथ्वी के बड़े बड़े भाग,
तो जलवायु और वनस्पति में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने से तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण तापमान और वर्षा में दोनों में कमी हो गया, और कमी होने के कारण जंगल भी कम हो गए थे। जंगल क्या हो गए थे? कम हो गए थे। घास के मैदान का क्षेत्र बढ़ गया था। घास के मैदान का जो क्षेत्र था बढ़ गया था जलवायु परिवर्तन होने से, जिसके चलते ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो प्रारंभिक रूप लुप्त हो गए थे, उनके स्थान पर दूसरी प्रजाति के लोग आए। कौन आए? उसके स्थान पर दूसरी प्रजाति के लोग आए। और वे दूसरी प्रजाति के लोग कौन थे? तो दूसरी प्रजाति के लोग जब आए तो उन लोगों में ये देखा गया कि दूसरी प्रजाति के लोग जब आए तो ऐसे लोग बाद में आए जलवायु परिवर्तन होने के बाद, ऐसे लोग अस्तित्व में आए जलवायु परिवर्तन होने के बाद कि जो सूखों में रह सकते थे, जो आराम से रह सकती थी सूखी परिस्थितियों में, जिन्हें होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो सेपियंस ही ऐसे थे जो बाद में वे सूखे की परिस्थितियों में रह सकते थे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आज आपने पढ़ा और समझा, इसे नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आप को कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ। होमवर्क यह है कि मानव के जो जबड़े थे, क्रमिक विकास कैसे हुआ, मानव के जीवन में परिवर्तन कैसे आए क्रमिक रूप से, उसका वर्णन करें। क्वेश्चन लिखिए, मानव के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक जो परिवर्तन हुए उसका वर्णन करें, उसका वर्णन करें। और जो खोपड़ी है चार्ट है उसका फिगर बनाना है। जो हाथ का फिगर है पत्थर पकड़े हुए 3 थे उसको भी बनाना है। तो 4 खोपड़ी और 3 हाथ के चित्र को आपको बना करके ग्रुप में मैसेज करना है। आप उसे जल्दी से मैसेज करेंगे, आज आप मैसेज कर देंगे, मैं उसे चेक करूँगा। और सारे लोग अटेंडेंस भी अपने क्लास में बोलते रहेंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे। सब्सक्राइब सारे लोग कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।